उस पर रिलेटेड ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करें मॉडुलस की। मॉडुलस प्रॉपर्टी जो होती है या मापांक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? जैसे मापांक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जैसे कोई z लिखा गया है जिसको लिखा गया है x प्लस आई वाई, तो इसकी जो मॉडुलस होगी, मापांक होगी, उसको मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल पार्ट है, जिसको मैं बोलूंगा रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर बोलूंगा। ठीक है, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। तो रियल z की वैल्यू कितनी है, जिसको मैं बोलूंगा x, और इमेजिनरी z की वैल्यू कितनी है y। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में लिखा जाए तो वो होती है मॉडुलस। फिर बात करते हैं आर्गुमेंट की। ठीक है, आर्गुमेंट या इसी को हिंदी में कहा जाता है कोणांक। ठीक है, यहाँ इसको कहा जाता है मापांक। ठीक, अब कोणांक क्या होती है? तो कोणांक होता है जिसको हम बोलते हैं टेन इनवर्स y बाई एक्स। टेन इनवर्स मतलब y बाई एक्स का मतलब क्या हुआ? टेन इनवर्स जो इमेजिनरी z होगा और उसके अपॉन में रियल z हो और उसमें टेन इनवर्स लगा हो, तो हम बोलेंगे ये क्या है? आर्गुमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक होगा मापांक मॉडुलस का फॉर्मूला और एक जो होगा कोणांक या आर्गुमेंट का फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें भी इसका यूज हमको करनी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक चीज और आती है कि यदि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो, सपोज किसी भी जो z है उसकी वैल्यू जो है वो यदि 0 आती है, तो ये तभी संभव है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, दोनों ही 0 होंगे तभी ये क्या होगा? संभव है। कैसे चेक कर सकते हो? मॉड ऑफ z तभी 0 हो सकता है जब या तो x भी 0 हो और y भी 0 हो। यदि मान लीजिए कोई भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो उसकी स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है मॉड ऑफ z यदि 0 है इसका मतलब होगा x भी 0 होगा और y भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं कुछ थीटा एंगल बनते हैं। जब हम पोलर फॉर्म बात करते हैं किसी भी z की, तो उसकी पोलर फॉर्म क्या क्या होती है, कैसे बनाया जाता है पोलर फॉर्म, उस पर थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। देखिए ध्यान देते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको x प्लस आई वाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो a प्लस आई बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट है वो क्या करेगा? x एक्सिस के साथ में या रियल एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो उस केस में आपका a इज इक्वल टू क्या होती है, x इज इक्वल टू क्या होती है? वो होती है आपका r cos थीटा, है ना, r cos थीटा, और y इज इक्वल टू आप लिखते हैं r sin थीटा। जहां r जो होती है वो आप निकालते हो कुछ इस तरीके से, x का वर्ग करो तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर y का वर्ग करो तो आपको मिलेगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? r स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही r जो है वो रूट में आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r, यही क्या है? मॉड ऑफ z ही है। ठीक है, तो क्या है ये? मॉड ऑफ z है। जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए, मापांक जो होती है वो r की ही रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस r को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक के कोई पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r होगी, और इस r को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिनोट करने वाले हैं। थीटा एंगल x एक्सिस के साथ बना कोई एंगल होगा, तो हमको थीटा का मान भी चाहिए। तो थीटा का मान किस तरीके से निकालेंगे? तो थीटा का मान हम निकालेंगे टेन थीटा, इसको निकाल सकते हैं। देखिए टेन थीटा मतलब वहां पे आप लिखें y वाले को x से डिवाइड कर दो तो y मान होगा r sin थीटा, और x वाला जो होगा वो r cos थीटा होगा। तो r कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन x इज इक्वल टू टेन थीटा मिलेगा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू होगा
टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इसी को हम बोल रहे हैं आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वही क्या रहेगा हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। तो जब मैं पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा तो पोलर फॉर्म में भी थीटा की जो वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट होगी, और यहाँ पे जो मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो आर के वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो जब पोलर फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। x की वैल्यू को आपको r cos थीटा मानना है, या a की वैल्यू को r cos थीटा मानना है, फिर सॉल्व करना है, आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे बहुत सारे थ्योरी है, और इस थ्योरी पार्ट में थोड़ा ध्यान दें तो कुछ इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि जो z की वैल्यू है उसे और क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो z की वैल्यू है उस पर ध्यान दें तो x प्लस आई वाई है। x की वैल्यू यदि मैं रखता हूँ r cos थीटा और y की वैल्यू रखता हूँ मैं r sin थीटा, तो यहाँ से मैं r कॉमन निकाल सकता हूँ और लिखूंगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब ये जो है r cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होती है वो e टू द पावर i थीटा के बराबर होती है। हमने पढ़ा हुआ है आयलर फॉर्मूला जिसमें होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। तो कभी कभी आपको क्या करनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ेगा कि z की जो वैल्यू होती है वो r e टू द पावर i थीटा होती है, और r की वैल्यू मॉडुलस वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू यूज करेंगे और e टू द पावर i थीटा का भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे जो है हमारे प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टी को आपको थोड़ी ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट, क्या ना, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्जुगेट या संयुग्मी अवयव। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्याएं हैं हमारे पास, कोई भी सम्मिश्र संख्याएं हैं और उस सम्मिश्र संख्याओं का यदि हमें कॉन्जुगेट निकालना हो, ठीक है, उस सम्मिश्र संख्याओं का कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालने की बहुत छोटा सा तरीका है, ध्यान देना। यदि हमारे पास क्या हो, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा गया हो, तो z बार से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। संयुग्मी कहते हैं इसको। तो संयुग्मी अवयव कौन होगा, z बार, जिसमें हम बोलेंगे x माइनस आई वाई। ये जो i है उसके जस्ट सामने यदि प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा। ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यदि इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट की बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जिसमें जैसे z1 और z2 अलग अलग कोई एलिमेंट है और इसका मैं कॉन्जुगेट निकालूं, होल कॉन्जुगेट निकालूं, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। z का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट करके अलग कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई में हो तो भी उसको अलग किया जा सकता है, अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा। यदि डिवाइड में हो, जैसे z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको भी अलग अलग किया जा सकता है ना, बशर्ते कि नीचे वाला जीरो ना हो। नीचे वाला जीरो हो गया तो फिर ये कॉन्जुगेट नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है ये नीचे वाला जीरो ना हो। तो ये जो है हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसको आपको थोड़े से ध्यान में रखनी है। इसमें का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जेड, जैसे कोई जेड है और उसी में जेड का बार एक बार लगा हुआ है और दोबारा बार लगा दिया जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो जेड आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो जेड आएगा। मतलब एक बार कॉन्जुगेट है उसमें और कॉन्जुगेट लगा देते हो तो वापस वही जो भी आपका एलिमेंट है या सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल को आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो रूल को आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस रूल का यूज जो है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रूल है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि एक छठवां वाला जो रूल है उसमें देखिए z1 और z2 का बार प्लस लिखा हुआ है z1 का बार और z2 का बार। ये हमारे पास एक छठवां रूल है, नंबर है इसका। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से एक प्रॉपर्टी मिलती है, और वो प्रॉपर्टी जो है उसको थोड़ा ध्यान दें। तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मिलती है वो 2 रियल और z1 z2 का बार ऐसा मिलता है। 2 रियल z1 z2 का बार मिलता है, और ये भी वैल्यू किससे छोटा बराबर होता है,
टू मॉड ऑफ Z1 Z2 के बार के छोटा या बराबर होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी इसका यूज, ठीक है। तो बहुत सारे जगह में आपको इसका यूज करना है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो अलग अलग क्या है यहाँ पे एलिमेंट है, और दोनों का कॉन्जुगेट का क्या है यहाँ पे सम है, तो उसके किसी एक का रियल पार्ट को लेके चलो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी इक्वल आएगा ये। और ये जो रियल पार्ट वाला जो होगा उसको यदि ध्यान से देखा जाए तो वो जो है मॉडुलस वाले का 2 के मल्टीपल वाले का वो क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसका भी यूज हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन के बारे में। तो जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है, मतलब साथ में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला जाता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके मापांकों का गुणनफल होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। जैसे कि बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ या बोला जाता है मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ क्या होगा, इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर्स या दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होगा उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे बात करें, किस टाइप से ये पूछा जा रहा है, कैसे प्रूव करोगे उससे, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान देते हैं प्रूव करने के तरीके। सबसे पहली बात तो यदि z लिखा गया हो और जैसे कि z लिखा जाता है और z स्क्वायर लिखा गया हो, सपोज z स्क्वायर लिखा गया हो, तो इसका मतलब होता है कि z और z बार के ये इक्वल होगा। z स्क्वायर लिखने का मतलब होगा z और z बार के स्क्वायर होगा। या फिर कभी कभी मॉड z भी लिखते हो तो मॉड z का स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप मॉड z का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, z और z बार ही मिलेगा, और ऐसा लिखोगे तो भी z और z बार मिलेगा। इस लाइन को पहला लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रूव क्या करनी है उसमें थोड़ा ध्यान देना। हमको जो प्रूव करनी है वो है z1 और z2 का एक साथ मॉड। मतलब ये क्या है, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई दिया गया है ना, और दोनों के मल्टीप्लाई का मॉडुलस है। अब हमको प्रूफ ऐसा करनी है कि ये z1 अलग का मॉड हो जाए और z2 के अलग मॉड हो जाए, अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करते हैं। ये यदि हम इसको दावा करते हैं तो इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो कैसे होगा ये, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ट्राई करते हैं। देखिए किस तरीके से ट्राई करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लेना है z1 z2 का मॉड का स्क्वायर, ये लेना है और इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का। तो z और z बार होता है, तो यहाँ पे z की जगह क्या है, z1 z2 है, तो एक साथ है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे z1 z2 लिखोगे पहले, फिर z1 z2 का होल बार लगाओगे, ठीक है। अब होल बार लगाने के बाद में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये जो है, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया, यदि दोनों का प्रोडक्ट लिखा हो यहाँ पे, है ना, और कॉन्जुगेट हो तो उस कॉन्जुगेट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। लिखने के बाद ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। दो अलग है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर सकते हैं और सबको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब z1 को अलग लिख सकते हैं और z2 को अलग लिख सकते हैं, z1 के इस वाले प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और z2 को भी अलग लिख सकते हैं। मतलब ये बीच में आ जाएगा, है ना, और इसको बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगा, साहचर्य नियम लगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये दो में था, इसको हमने अलग कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर यहाँ पे लगेगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले लगाओ तो ये जो है पहले लिखाएगा और ये बाद में लिखाएगा, आप लिखते जाना है ना। यहाँ पे साहचर्य नियम और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा।
अब यहाँ पे बोलेंगे तो Z1, यहाँ Z1 बार Z2 लिख लें और Z2 का बार यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम प्रॉपर्टी लग रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम या फिर हम बोले तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है ना। अब यहाँ पे फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो Z1 का बार और Z2 का बार, ऐसे ये अलग अलग कर दिया मैंने। तो यहाँ फिर आपका क्या लिखेगा, सहचर्य नियम लगा, जो बीच में था वो क्या आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ फिर सहचर्य नियम लगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम किया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा क्या चीज, कि मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से Z और Z बार एक साथ लिखा गया हो तो मॉड Z का स्क्वायर हो जाती है, तो ये मॉड Z का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा वाला जो होगा वो मॉड Z2 का स्क्वायर होगा। किसकी वैल्यू है, तो Z1 Z2 का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, पहले तो आप यहाँ लिखिए Z1 Z2 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है, दोनों साइड में स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर को यदि आप हटाते हैं तो मॉड Z1 Z2 का जो मान है वो अलग अलग मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको इस लाइन को प्रूव करनी है और बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी पेपर में नहीं लिखते हैं तो ये पेपर में आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान रखनी है, आपको प्रॉपर्टी लिखते जानी है। यहाँ भी आप एक जो प्रॉपर्टी में लिखा हूँ उस प्रॉपर्टी को आपको लिखनी है, ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे Z और इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है Z और Z बार, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। प्रूव करने पे आपको हर एक की प्रॉपर्टी जो पीछे में है उस प्रॉपर्टी को लिखते जाएंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। अलग अलग हो, जैसे कि ये Z1 Z2 अलग अलग हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, तब ये जो है प्रूफ होगा।